नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी का नाम है अपमान। सतारा जिले के एक छोटे से गांव में, जहां हरी भरी खेतियां दूर दूर तक फैली हुई हैं और सुबह की पहली किरणें जब धरती को छूती हैं तो पत्तियों पर ओस की बूंदें हीरे सी चमकने लगती हैं, वहां पुरानी मिट्टी की हवेलियां अभी भी अपनी कहानियां संजोए खड़ी हैं। इन हवेलियों की छतें अब टूटी फूटी टाइलों से ढकी हैं, जहां बारिश के दिनों में पानी टपकता है और पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। सुबह शाम गायों की घंटियों की मधुर ध्वनि हवा में घुल जाती है, जैसे कोई पुरानी धुन जो कभी खत्म नहीं होती। इसी गांव में राधा जी और कृष्णावतार जी का जीवन बेहद सरल और शांत था। कोई शोर शराबा नहीं, कोई भागदौड़ नहीं, बस दिनचर्या का एक सुंदर चक्र जो सालों से चलता आ रहा था। राधा जी अब 55 के पार थीं। उनके चेहरे पर समय ने गहरी लकीरें खींची थीं, आंखों के कोनों में हंसी की झुर्रियां, माथे पर चिंता की महीन रेखाएं और गालों पर मेहनत की चमक। लेकिन उनकी आंखों में वही पुरानी चमक बरकरार थी, संतोष की चमक, प्रेम की चमक और परिवार के प्रति अटूट समर्पण की चमक। वे गांव की उन माँ बहनों में से थीं जो सूरज की पहली किरण के साथ जाग जातीं, आंगन में झाड़ू लगातीं, फिर गोबर लाकर लीपतीं। गोबर लीपे आंगन की मिट्टी की खुशबू पूरे घर में फैल जाती। वे आंगन को इतनी सफाई से चमकाती कि पड़ोसी भी तारीफ किए बिना नहीं रह पाते। फिर वे खेतों की ओर चल पड़तीं, कभी सब्जियां तोड़ने, कभी फसल देखने, कभी मजदूरों को निर्देश देने। दोपहर में घर लौटकर रसोई संभालतीं, चूल्हे पर लकड़ियां जलातीं, दाल चावल बनातीं और शाम ढलते ढलते तवे पर गर्मा गर्म रोटियां सेकतीं। उनके हाथों में मेहनत की कठोरता थी, कठोर फटी हुई हथेलियां, लेकिन दिल में नरमी। कोई भी दुख उन्हें अंदर से तोड़ नहीं पाता था। कृष्णावतार जी रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी थे। उन्होंने सालों तक तहसील या जिला कार्यालय में नौकरी की, कागजों के ढेरों में दफन, लोगों की समस्याएं सुनते, छोटे मोटे फैसले लेते। अब पेंशन के सहारे जीवन चल रहा था। पेंशन हर महीने आती और वे उसे सावधानी से खर्च करते। घर का खर्च, गांव के मंदिर में दान और कभी कभी बच्चों के लिए कुछ बचत। वे गांव की सरपंच सभा में कभी कभी अपनी समझदारी भरी राय देते। लोग उनकी बात सुनते, क्योंकि उनकी बात में अनुभव होता, ईमानदारी होती। गांव के छोटे मोटे विवाद, जमीन का बंटवारा, पानी का झगड़ा, पड़ोसियों की अनबन, वे चुपचाप सुलझा देते। दोनों का जीवन बिना किसी शोर शराबे के बीत रहा था। सुबह चाय, दिन में खेतों का काम, शाम को आंगन में बैठकर बातें और रात को चांदनी में सोना। लेकिन दिल के किसी कोने में एक खालीपन हमेशा रहता, उनका इकलौता बेटा अजय। अजय ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पुणे से पूरी की थी। गांव से शहर जाना उसके लिए बड़ा कदम था। राधा जी ने दिन रात मेहनत की थी, खेतों में काम, मजदूरी, कभी कभी पड़ोसियों के घरों में छोटे मोटे काम करके फीस जमा की। कृष्णावतार जी की सैलरी से जो थोड़ा बहुत आता, उसमें से बचत करके अजय की पढ़ाई पूरी हुई। आज अजय पुणे में एक अच्छी कंपनी में नौकरी करता है। नेहा के साथ एक छोटे से 2 कमरे के फ्लैट में रहता है। फोन पर बात होती रहती, लेकिन वे बातें अब कम और संक्षिप्त होती जा रही थीं। हाँ माँ जी, सब ठीक है। हाँ पापा, काम व्यस्त है। राधा जी हर बार फोन रखते ही चुपचाप आंसू पोंछ लेती। बेटा शहर में व्यस्त है, समझती हूँ, वे खुद से कहती, लेकिन मन उदास हो जाता। रात को बिस्तर पर लेटकर वे सोचती, काश अजय कभी गांव आ जाए, काश वे पुराने दिनों की तरह माँ के कंधे पर सिर रखकर सो जाए। लेकिन वे कभी शिकायत नहीं करती, बस प्रार्थना करती, भगवान बेटे को खुश रखे। एक दोपहर जब सूरज की तेज धूप गांव की पगडंडियों पर सोने सी चमक बिखेर रही थी, राधा जी आंगन में बैठी अपनी पुरानी साड़ी की किनारी पर सिलाई कर रही थीं। साड़ी फटी हुई थी, लेकिन वे उसे ठीक करके पहन रही थीं। हवा में आम के पेड़ों से आने वाली मिठास थी, पके आमों की खुशबू। दूर से गायों की घंटियां बज रही थीं और कहीं कोई मोर अपनी पूंछ फैलाकर नाच रहा था। मोर की आवाज सुनकर राधा जी मुस्कुराईं। तभी उनका पुराना बटन वाला मोबाइल फोन जोर से बजा। स्क्रीन पर अजय का नाम। राधा जी का दिल धड़क उठा। उन्होंने फौरन फोन उठाया, आवाज में उत्साह भरा हुआ। हेलो बेटा, कैसा है तू? नेहा बिटिया कैसी है? सब ठीक तो है? दूसरी तरफ से अजय की आवाज आई, खुशी से भरी हुई।
माँ जी, सब बहुत अच्छा है, लेकिन सुनो, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। तुम दादी बनने वाली हो। नेहा प्रेग्नेंट है। डॉक्टर ने अभी कंफर्म किया है। आखिरी महीनों में है। तुम्हारी बहुत जरूरत है यहाँ। जल्दी से पुणे आ जाओ। पापा को भी ले आना। राधा जी की सांस रुक गई, आंखें चौड़ी हो गईं, हाथ कांपने लगे। फोन उनके हाथ से लगभग गिरते गिरते बचा। सच बेटा? ओ भगवान, कितना अच्छा हुआ। मैं अभी आती हूँ। नेहा को बोलना चिंता मत करे। फोन रखते ही उनकी आंखों से आंसू बह निकले, खुशी के आंसू। वे दौड़कर खेत में गईं, जहां कृष्णावतार जी हल चलवा रहे थे। धूल उड़ रही थी, बैल हाँफ रहे थे। सुनो जी, अजय का फोन था। नेहा को बच्चा होने वाला है। हमें पुणे जाना है अभी। कृष्णावतार जी ने हल रोककर मुस्कुराते हुए कहा, अरे वाह, भगवान ने सुनी। पोता या पोती दोनों में खुशी है, लेकिन इतनी जल्दबाजी क्यों? 2-4 दिन में प्लान करके चलेंगे। टिकट बुक करनी होगी, सामान बांधना होगा। पर राधा जी कहाँ रुकने वाली थी? उनका मन तो बस पोते पोती के चेहरे की कल्पना में डूब गया था। वे सोच रही थीं, छोटा सा बच्चा, नन्हा सा हाथ, मुस्कुराता चेहरा। नहीं जी, कल ही चलना है। नेहा को मेरी ज़रूरत है। अगले दिन सुबह सुबह राधा जी ने सामान बांधना शुरू कर दिया। पुरानी लेकिन साफ सुथरी साड़ियाँ, कुछ सूती कुछ सिल्क की, जो सालों से संभाल कर रखी थी। दवाइयों का छोटा सा डिब्बा, ब्लड प्रेशर की, घुटनों के दर्द की, और कुछ सामान्य दवाएं। गांव के घर का शुद्ध घी का डिब्बा, जो उन्होंने खुद मटके में जमा किया था। ताज़ी हरी सब्जियां, जो खुद उगाई थी। पालक, मेथी, बैंगन, कुछ सूखे मेवे, काजू, बादाम, किशमिश। नेहा के लिए छोटी छोटी चीज़ें, एक नई साड़ी का पीस, कुछ मसाले और एक छोटा सा लॉकेट जो उन्होंने अपनी माँ से पाया था। कृष्णावतार जी हंसते हुए बोले, राधा जी, तुम तो पूरा गांव का सामान ले जा रही हो। पुणे में तो सब कुछ मिल जाता है, सुपरमार्केट, ऑनलाइन, सब। राधा जी ने जवाब दिया, नहीं जी, घर का बना सामान अलग होता है। नेहा को अच्छा लगेगा, बच्चे को भी घर की खुशबू मिलेगी। गांव की मिट्टी की महक, गाय के घी की महक, ये शहर में नहीं मिलती। बस स्टैंड पर पहुंचकर उन्होंने पुणे की बस पकड़ी। सफ़र लंबा था, करीब 6-7 घंटे। राधा जी खिड़की के पास बैठी बाहर देखती रही। बस राजमार्ग पर दौड़ रही थी। बाहर खेत, पेड़, छोटे छोटे गांव गुजर रहे थे। नींद नहीं आ रही थी। मन में पुरानी यादें तैर रही थी। अजय का बचपन, जब वो छोटा सा था तो रात रात भर बुखार में तड़पता था। राधा जी उसे गोद में लेकर जागती रहती, माथे पर ठंडी पट्टी रखती, दवा पिलाती। स्कूल की फीस के लिए कितनी मेहनत की थी, खेतों में मजदूरी, घर घर जाकर छोटे मोटे काम। कभी कभी रात को चुपके से रोती, लेकिन अजय के सामने कभी कमजोर नहीं पड़ी। कृष्णावतार जी की सैलरी से जो थोड़ा आता, बाकी राधा जी जोड़ती। आज वही अजय पिता बनने वाला है। राधा जी की आंखें नम हो गई। पुणे पहुंचते पहुंचते शाम ढल चुकी थी। बस स्टैंड पर अजय कार लेकर खड़ा था। माँ पिता को देखते ही दौड़ा और दोनों को गले लगा लिया। माँ जी, पापा तुम आ गए। नेहा घर पर बहुत इंतजार कर रही है। कार में बैठते हुए अजय ने बताया, माँ जी, नेहा की तबीयत अब ठीक नहीं रहती। प्रेगनेंसी के लास्ट ट्राइमेस्टर में है। थकान बहुत रहती है, कमर दुखती है, पैर सूज जाते हैं, घर का काम नहीं हो पाता। काम वाली बाई आती भी है तो बहुत महंगी मांगती है। अब तुम आई हो तो सब संभाल लोगी ना? राधा जी ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटा, बिल्कुल, चिंता मत कर, मैं सब देख लूंगी। नेहा को आराम मिलेगा, बच्चे को अच्छा खाना मिलेगा। घर पहुंचते ही राधा जी ने बैग रखा और सीधे रसोई में चली गई। नेहा सोफे पर लेटी थी, चेहरा थका थका, आंखें सूजी हुई। बहू, कैसी हो बेटी, कुछ खाओगी? नेहा ने कमजोर मुस्कान के साथ कहा, राधा जी आप आ गई, अब मुझे आराम मिलेगा, बहुत थकान हो गई है। राधा जी ने तुरंत चाय बनाई, अदरक वाली, चीनी कम। फल काट कर नेहा को दिए, सेब, केला, संतरा। कृष्णावतार जी बाहर से दूध लाए, ताज़ा, गर्म करके। शाम का खाना बनाते बनाते राधा जी की कमर दुखने लगी, लेकिन वह रुकी नहीं। रोटियां सेंकीं, सब्जी बनाई, दाल चावल। रात को जब सब सो गए तब उन्होंने अपने सूजे हुए घुटनों पर गर्म पानी की थैली रखी। कृष्णावतार जी से बोली, जी, शहर की हवा अलग है, लेकिन बेटे बहू के लिए तो सब सहन हो जाएगा। अगले दिन से राधा जी की दिनचर्या तय हो गई। सुबह 5 बजे उठना, चाय बनाना, सबके लिए अलग अलग। अजय का टिफिन पैक करना, रोज नया पराठा, सब्जी, दही। नेहा को फ्रेश जूस देना, गाजर, संतरा, अनार। दवाइयाँ देना, फॉलिक एसिड, आयरन, कैल्शियम। कपड़े धोना, मशीन में डालना, सुखाना, इस्त्री करना। घर की सफाई,
फर्श पोंछना, बर्तन मांजना, दोपहर का खाना हल्का लेकिन पौष्टिक, शाम की चाय बिस्किट के साथ, रात का डिनर सबके पसंद का। नेहा अब ज्यादा उठती बैठती नहीं थी, कमर दुखती, पैर सूज जाते। राधा जी, आज दाल में नमक थोड़ा कम रखना, नेहा कहती। राधा जी हामी भरती और अगली बार और ध्यान रखती। अजय ऑफिस से थक कर आता और कहता, माँ जी, तुम्हारी वजह से घर चल रहा है, तुम ना होती तो क्या होता। राधा जी का मन गदगद हो जाता। वे सोचती, बेटे की मुस्कान के लिए यह थकान कुछ भी नहीं। पर कृष्णावतार जी चिंतित रहते। राधा जी, तुम दिन रात काम कर रही हो, घुटने पहले से ही खराब हैं, अपना ख्याल रखो, डॉक्टर से दिखाओ। राधा जी हंसकर टाल देती, अरे जी, दादी बनने वाली हूँ, इस खुशी में दर्द कहाँ महसूस होता है, बच्चा आएगा तो सब ठीक हो जाएगा। रात को जब नेहा सो जाती, राधा जी चुपके से आराध्या, जैसा नाम उन्होंने मन में रख लिया था, के बारे में सोचती। कैसा होगा बच्चा, अजय जैसा चेहरा, नेहा जैसी आंखें, क्या वो मेरी गोद में आएगा, क्या वो मुझे दादी कहेगा। उनकी आंखें चमक उठती। वे कल्पना करती, छोटा सा बच्चा, नन्हे हाथ, मुस्कुराता मुंह। एक शाम नेहा की तबीयत अचानक बिगड़ गई, उल्टियां होने लगीं, चक्कर आने लगे। राधा जी रात भर उसके पास बैठी रहीं, माथे पर ठंडी पट्टी, पानी पिलाना, पीठ सहलाना, हाथ पकड़कर सांत्वना देना। सुबह अजय ने डॉक्टर बुलाया। डॉक्टर ने जांच की और कहा, पूर्ण आराम की ज़रूरत है, घर का कोई काम ना करें, तनाव न लें। नेहा ने अजय से कहा, देखो अब तो राधा जी हैं, सब संभाल लेंगी। राधा जी ने हामी भरी, लेकिन मन में हल्की सी चुभन हुई। फिर भी सोचा, बहू को आराम मिले यही तो चाहिए, बच्चे का स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण है। दिन बीतते गए, राधा जी का शरीर थकने लगा, कमर में दर्द, घुटनों में सूजन, आंखों में थकान, लेकिन पोती की उम्मीद ने उन्हें रोके रखा। कृष्णावतार जी बाहर के छोटे मोटे काम संभालते, सब्जी लाना, दूध लाना, राशन भरना। कभी कभी वे राधा जी को देखकर कहते, राधा जी थोड़ा आराम कर लो, लेकिन राधा जी मुस्कुराती और काम में लग जाती। आखिरकार वो दिन आया। नेहा को तेज दर्द हुआ, रात के 2 बजे। अजय घबरा गया। राधा जी ने नेहा का हाथ थामा, बहू डर मत, सब ठीक होगा। अस्पताल ले जाना पड़ा। कार में रास्ते भर राधा जी नेहा का हाथ पकड़े रहीं। अस्पताल में घंटों इंतजार, डॉक्टरों की टीम काम में लगी। फिर डॉक्टर ने मुस्कुरा कर कहा, बेटी हुई है, माँ बच्ची दोनों स्वस्थ हैं। राधा जी की आंखें भर आईं, वे रो पड़ी खुशी से। कमरे में पहली बार पोती को गोद में लिया, नन्हा सा शरीर, छोटी सी सांसें, मेरी आराध्या, उन्होंने नाम रख दिया। बच्ची की आंखें खुली, जैसे उसे दादी पहचान गई हो। राधा जी ने उसे सीने से लगाया और फूट फूट कर रोईं। घर लौटकर राधा जी ने सब संभाला। नेहा को पौष्टिक खाना बनाना, हल्दी वाला दूध, बादाम का शरबत, हरी सब्जियां, बच्ची की मालिश, सरसों का तेल, हल्के हाथों से नहलाना, गुनगुने पानी से, नरम तौलिए से दूध पिलाना, नेहा को सहारा देकर। नेहा अब आराम करती। राधा जी आप कमाल हैं, वो कहती। राधा जी मुस्कुराती, लेकिन जानती थीं कि ये खुशी कुछ समय की है। शहर की रफ्तार अलग है, उनका आने का मकसद सिर्फ मदद करना था। दिन रात बीतते गए, आराध्या अब मुस्कुराने लगी थी, छोटी छोटी किलकारियां। राधा जी का जीवन बच्ची के इर्द गिर्द घूमने लगा। सुबह उठकर बच्ची को गोद में लेना, उसे लोरी सुनाना, उसके साथ खेलना। पड़ोसी बधाई देने आते, राधा जी मिठाई बांटती, गांव से लाए हुए गुड़ के लड्डू। लेकिन धीरे धीरे नेहा की नज़रें छोटी छोटी बातों पर टिकने लगीं। राधा जी बच्ची को इतना मत उठाओ, इन्फेक्शन हो जाएगा। राधा जी ये तेल पुराना लग रहा है। राधा जी खाना थोड़ा हल्का रखना। राधा जी चुप रहती, मन में सोचती, बहू ठीक कह रही है, मैं पुराने ज़माने की हूँ, नई पीढ़ी को नई चीज़ें चाहिए। इस तरह 2 महीने बीत गए। आराध्या की किलकारियां घर में गूंजती, राधा जी की थकान बढ़ती गई, शरीर दुखता, नींद कम होती, लेकिन खुशी कम नहीं हुई। नामकरण का दिन नज़दीक था। घर में खुशियों का माहौल था, सजावट, मेहमानों की तैयारी, मिठाइयाँ। लेकिन राधा जी के मन में एक हल्का सा डर भी था। क्या ये खुशी हमेशा रहेगी? क्या गांव लौटने का समय आ गया है? क्या वे अब बोझ बन रही हैं? लेकिन अभी तो वे बस पोती की मुस्कान में खोई हुई थीं। भगवान से बस यही प्रार्थना थी, सब अच्छा हो, परिवार में प्यार बना रहे, बच्ची स्वस्थ रहे, बेटा बहू खुश रहें। आराध्या के जन्म के बाद घर में जो खुशी का माहौल था, वो धीरे धीरे बदलने लगा।
पहले कुछ हफ्तों में नेहा पूरी तरह थकी हुई और कमज़ोर रहती थी। डिलीवरी के बाद का समय उसके लिए मुश्किल था। शरीर में दर्द, नींद की कमी और बच्ची की देखभाल की जिम्मेदारी। राधा जी दिन रात उसकी सेवा में लगी रहती थीं। वे जानती थीं कि नई माँ को कितनी मदद की ज़रूरत होती है। सुबह की पहली किरण के साथ राधा जी उठतीं, सबसे पहले नेहा के कमरे में जातीं। वहाँ नेहा बिस्तर पर लेटी होती, आराध्या उसकी गोद में सोई हुई। राधा जी धीरे से बच्ची को उठाती, नेहा को कहती, बहू तुम और सो लो, मैं बच्ची को संभाल लूंगी। फिर वे रसोई में जातीं, गैस पर पानी गर्म करतीं, उसमें अदरक का टुकड़ा और तुलसी के कुछ पत्ते डालतीं। ये पुराना नुस्खा था जो गांव में हर नई माँ को दिया जाता था। पानी उबलने के बाद वे उसे छानकर नेहा के पास ले जातीं। लो बहू, ये पी लो, शरीर में ताकत आएगी। नेहा आंखें मलते हुए उठती, एक घूंट पीती और मुस्कुराती। धन्यवाद राधा जी, आप न होती तो क्या होता। फिर राधा जी बादाम का दूध बनाती। रात को ही बादाम भिगोकर रखती, सुबह उन्हें पीसकर दूध में मिलाती, थोड़ा केसर और शहद डालकर। ये नेहा के लिए था, ताकि उसकी कमजोरी दूर हो। नेहा दूध पीती और कहती, राधा जी ये बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन आप खुद भी कुछ खा लीजिए। राधा जी हंसकर कहती, मैं ठीक हूँ बहू, तुम्हारी सेहत पहले। इसके बाद वे आराध्या को नहलाती। छोटी सी बाल्टी में गुनगुना पानी, उसमें थोड़ा सा नीम का काढ़ा मिलाकर। गांव की परंपरा थी बच्चे को इन्फेक्शन से बचाने के लिए। वे धीरे धीरे बच्ची को नहलाती, उसके छोटे छोटे हाथ पैरों को साबुन से साफ करती, फिर तौलिए से पोंछती। आराध्या कभी रोती, कभी हंसती। राधा जी उसके कान में धीरे से लोरी गाती, सो जा राजकुमारी, सो जा। मालिश का समय आता तो वे सरसों का तेल गर्म करती, अपनी हथेलियों में रगड़कर बच्ची के शरीर पर लगाती, पैरों से शुरू करके पीठ, कंधे, सिर तक। ये काम उन्हें आनंद देता था। मेरी आराध्या कितनी कोमल है तू, वे मन ही मन कहती। इसके बाद कपड़ों की धुलाई, नेहा के कपड़े, बच्ची के छोटे छोटे डायपर, अजय की शर्ट्स, सब कुछ बालकनी में सुखाती, फिर इस्त्री करती। रसोई संभालना सबसे बड़ा काम था। सुबह का नाश्ता, पराठे, दही, फल, दोपहर का खाना, दाल, सब्जी, रोटी, चावल, शाम की चाय, रात का डिनर। राधा जी सब कुछ खुद करती। कृष्णावतार जी मदद करने की कोशिश करते, लेकिन राधा जी कहती, जी आप बाहर के काम संभालो, मैं घर देख लूंगी। नेहा बिस्तर पर लेटी रहती और कभी कभी मुस्कुराकर कहती, राधा जी आप बिना थके कैसे कर लेती हैं, मैं तो एक काम करके थक जाती हूँ। राधा जी हंसकर जवाब देती, बहू ये तो माँ का काम है, तुम आराम करो, बच्ची को मेरी गोद में रख दो। उनके मन में खुशी होती कि वे मदद कर रही हैं, लेकिन शरीर थक रहा था। घुटने दुखते, कमर में चुभन, लेकिन वे रुकती नहीं। जैसे जैसे नेहा की तबीयत सुधरने लगी, उसकी आवाज़ में एक अलग सा लहजा आने लगा। पहले तो छोटी छोटी बातें थी। एक सुबह नेहा ने नेहा के लिए दूध गर्म किया और थोड़ा शहद डाल दिया। नेहा ने एक घूंट पीते ही मुंह बनाया, राधा जी ये दूध बहुत गर्म है, बच्ची को सर्दी लग जाएगी, अगली बार ठंडा करके दीजिएगा। राधा जी स्तब्ध रह गईं। उन्होंने सोचा, गर्म दूध से सर्दी कैसे लगेगी? गांव में तो हमेशा गर्म दूध ही पिलाते थे बच्चों को। लेकिन वे मुस्कुराकर बोली, ठीक है बहू, अगली बार ध्यान रखूंगी। वे रसोई में लौटी, दूध को ठंडा होने दिया और फिर नेहा को दिया। नेहा ने पी लिया, लेकिन राधा जी के मन में एक हल्की सी चुभन हुई। वे सोचने लगी कि मैंने तो हमेशा गर्म दूध ही पिलाया है बच्चों को, क्या अब ये गलत हो गया? शहर की हवा ने सब कुछ बदल दिया है। शाम को कृष्णावतार जी ने देखा कि राधा जी का चेहरा उदास है। उन्होंने पूछा, क्या बात है राधा जी, कुछ हुआ क्या? राधा जी ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, कुछ नहीं जी, बस थकान है। नेहा की सेहत अच्छी हो रही है, यही खुशी है। लेकिन अंदर से वे महसूस कर रही थी कि उनकी हर मेहनत अब छोटी छोटी बातों से काटी जा रही है। दूसरे दिन नेहा ने बच्ची की मालिश देखकर कहा, राधा जी सरसों का तेल मत लगाइए, आजकल डॉक्टर कहते हैं कि इससे एलर्जी हो सकती है, बाजार से अच्छी बेबी क्रीम लाकर लगाइए। राधा जी ने सिर हिलाया। वे याद करने लगीं कि गांव में सरसों का तेल कितना फायदेमंद माना जाता था। अजय को भी उन्होंने यही तेल लगाया था और वो स्वस्थ बड़ा हुआ। लेकिन अब नेहा की बात माननी पड़ी। शाम को कृष्णावतार जी बाजार गए और बेबी क्रीम लाए। राधा जी ने अगली मालिश में वही इस्तेमाल की। नेहा ने देखा और संतुष्ट हो गईं। लेकिन राधा जी के मन में सवाल उठ रहे थे, क्या मेरी पुरानी विधियां अब बेकार हो गई हैं? क्या शहर की किताबें और डॉक्टर सब कुछ जानते हैं? शाम को कृष्णावतार जी ने पूछा, क्या हुआ राधा जी, चेहरा उदास क्यों है? राधा जी ने हंसकर टाल दिया, कुछ नहीं जी, बस थकान है, नेहा को अब आराम मिल रहा है।
लेकिन अंदर से वे महसूस कर रही थीं कि उनकी हर मेहनत अब छोटी छोटी बातों से काटी जा रही है। वे रात को बिस्तर पर लेटकर सोचती कि क्या उनका आना सिर्फ काम करने के लिए था या परिवार में उनका स्थान कुछ और है। धीरे धीरे नेहा की शिकायतें बढ़ने लगीं। कभी रोटियां कच्ची होने की बात, कभी सब्जी में नमक ज्यादा, कभी चाय में चीनी कम। एक दिन राधा जी ने दाल बनाई। नेहा ने खाते ही कहा, राधा जी ये दाल बहुत पतली है, थोड़ा गाढ़ा बनाइए ना। राधा जी ने चुपचाप सुन लिया और अगली बार दाल गाढ़ी बनाई। दूसरे दिन नेहा ने सब्जी पर टिप्पणी की, इसमें मसाले कम हैं, स्वाद नहीं आ रहा। राधा जी हर बार चुपचाप सुनती और अगली बार और सावधानी बरतती। वे सोचती कि नेहा की सेहत अभी पूरी तरह ठीक नहीं है, शायद इसलिए चिड़चिड़ाहट है। अजय ज्यादातर चुप रहता, ऑफिस से थका हारा आता, खाना खाता और मोबाइल में व्यस्त हो जाता। कभी कभी नेहा की बात सुनकर कहता, माँ जी नेहा ठीक कह रही हैं, आप थोड़ा और ध्यान रखिए। राधा जी का मन चुपके चुपके टूटने लगा। वे रात को अकेले कमरे में बैठकर सोचती कि मैंने तो अजय को भी ऐसे ही पाला था, क्या अब सब कुछ गलत हो गया है? क्या मेरी मेहनत की कोई कीमत नहीं? उनके आंसू चुपचाप बहते, लेकिन वे किसी को बताती नहीं। कृष्णावतार जी को पता चलता तो वे सांत्वना देते, राधा जी धैर्य रखो, समय सब ठीक कर देगा। एक शाम नेहा ने राधा जी को बुलाया, राधा जी जरा इधर आइए। राधा जी रसोई से आईं, हाथ में आटा गूथा हुआ। नेहा ने उनकी पुरानी चप्पलें देखकर नाक सिकोड़ी। राधा जी ये क्या पहन रखा है, पूरी घिस गई हैं। नामकरण समारोह में ऐसी चप्पलें पहनकर कैसे आएंगी? मेरे ऑफिस के दोस्त आएंगे, अजय के क्लाइंट्स आएंगे, पड़ोस के लोग आएंगे, सब देखेंगे तो क्या सोचेंगे कि हम आपको ठीक से नहीं रखते। राधा जी का चेहरा लाल हो गया। वे चुप रहीं। उनकी चप्पलें सालों पुरानी थीं, गांव से लाई हुई। उनमें कितनी यादें जुड़ी थीं, खेतों में काम करना, बारिश में चलना, अजय के स्कूल जाते समय। लेकिन नेहा की नज़र में वे सिर्फ घिसी हुई थीं। नेहा ने अलमारी खोली और एक चमचमाती हुई फैंसी सैंडल निकाली। ये लीजिए, मेरी माँ ने दी थी, बहुत महंगी है, आज पहन लीजिए, लेकिन ध्यान रखिएगा कहीं खरोंच ना लगे, कहीं टूट ना जाए। आप तो अक्सर तेज चलती हैं, लड़खड़ा जाती हैं, ज्यादा इधर उधर मत घूमिएगा। राधा जी ने झिझकते हुए सैंडल हाथ में ली। वे उनके पैरों में फिट नहीं हो रही थीं। एड़ी ऊंची थी, पट्टियां तंग थीं। वे बोली, बहू मुझे तो ये भारी लग रही हैं, मेरी पुरानी चप्पलें ही ठीक हैं। नेहा ने कड़वी मुस्कान दी, नहीं राधा जी आज मेहमान आएंगे, आप थोड़ी सभ्य दिखिए, ये पहन लीजिए। राधा जी ने चुपचाप सैंडल पहनी। बाथरूम में जाकर आईने के सामने खड़ी हुई। पैर दुख रहे थे, संतुलन बनाना मुश्किल हो रहा था। वे सोचने लगी, पूरी जिंदगी घिसी हुई चप्पलों में गुजारी, खेतों में काम किया, बच्चों को पढ़ाया, आज उसी बेटे की बहू की नज़र में मैं इतनी छोटी हो गई कि मेरी चप्पलें भी शर्मिंदगी का सबब बन गई। आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने जल्दी से पूछ लिया और बाहर आई। नेहा ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा और बोली, अब ठीक लग रही हैं, बस मेरी सैंडल का ख्याल रखिएगा। राधा जी ने सिर झुका लिया। उनके मन में सवाल उठ रहा था, क्या यही अपनों का प्रेम है? क्या मेरी मेहनत, मेरा त्याग सिर्फ काम की कीमत पर टिका है? उस रात राधा जी सो नहीं पाई। कृष्णावतार जी ने पूछा, क्या हुआ राधा जी, तुम उदास क्यों हैं? राधा जी ने सब कुछ बता दिया, नेहा की बातें, चप्पलों का अपमान। कृष्णावतार जी ने गहरी सांस ली। राधा जी धैर्य रखो, बच्ची छोटी है, नेहा का मन अभी अस्थिर है, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन राधा जी को लग रहा था कि कुछ टूट रहा है। वे सोचती कि गांव में उनका सम्मान था, लोग उन्हें राधा ताई कहते थे, सलाह लेते थे। यहाँ शहर में वे सिर्फ एक मददगार बनकर रह गई हैं। अगले कुछ दिन और बीते। नेहा की हर बात में शिकायत बढ़ती गई। राधा जी बच्ची को ज्यादा देर गोद में मत रखिए, उसकी कमर टेढ़ी हो जाएगी। राधा जी बच्ची को नीचे रख देती, लेकिन मन में सोचती कि गोद में रखने से ही बच्चे का विकास होता है। राधा जी ये रोटियां बहुत मोटी हैं, बच्ची को पचेंगी नहीं। राधा जी पतली रोटियां बनाती। राधा जी घर में धूल क्यों है, पोछा अच्छे से नहीं किया। राधा जी फिर से पोछा लगाती। हर बार चुपचाप सुनती, कभी जवाब देती, ठीक है बहू, अगली बार ध्यान रखूंगी। लेकिन हर बार उनका मन छोटा होता जाता। अजय भी अब नेहा का साथ देने लगा। एक दिन जब नेहा ने कहा, राधा जी आपकी साड़ी से बच्ची के कपड़े पर दाग लग गया, साफ सफाई का ध्यान रखिए, तो अजय ने कहा, माँ जी नेहा सही कह रही हैं, बच्ची की इम्यूनिटी कमजोर है। राधा जी ने सिर्फ सिर हिलाया, लेकिन अंदर से रात को अकेले कमरे में बैठकर वे रो पड़ी। कृष्णावतार जी, क्या हमारा आने का मतलब सिर्फ काम करना था? क्या हमारी कोई इज्जत नहीं बची? कृष्णावतार जी ने उन्हें सांत्वना दी,
राधा जी धैर्य रखो, अभी आराध्या के लिए आए हैं, थोड़ा और सह लो, नामकरण के बाद देखेंगे क्या करना है। लेकिन राधा जी के मन में अब एक डर बैठ गया था। नामकरण का दिन नजदीक आ रहा था। घर में सजावट शुरू हो गई थी। फूलों की मालाएं, लाइटें, केटरिंग की बातें। नेहा उत्साहित थी। राधा जी आप ज्यादा मेहनत मत कीजिएगा, लेकिन सेवा अच्छे से करिएगा, मेरे दोस्तों के सामने अच्छा दिखना चाहिए। राधा जी ने हाँ कहा, लेकिन अंदर से वे टूट रही थीं। वे सोचती, मैंने अजय को पाला, पढ़ाया, उसकी हर छोटी बड़ी जरूरत पूरी की। आज उसी बेटे के घर में मेरी पुरानी चप्पलें अपमान का सबब बन गई। एक दोपहर नेहा ने फिर बुलाया, राधा जी कल नामकरण है, आप तैयार रहिएगा, मेरी सैंडल पहन कर आइएगा, लेकिन संभल कर, कहीं फिसल न जाएं। राधा जी ने चुपचाप सिर हिलाया। रात को भी बिस्तर पर लेटी और सोचने लगी, क्या यही अंत है मेरे त्याग का? क्या अपनों के बीच भी सम्मान खो जाता है? उस रात उनकी आंखों में नींद नहीं आई। बाहर बारिश हो रही थी, खिड़की से ठंडी हवा आ रही थी। राधा जी ने मन ही मन प्रार्थना की, हे भगवान, मेरे बेटे बहू का मन ठीक रखना, आराध्या को खुश रखना और मुझे इतना धैर्य देना कि मैं चुपचाप सब सह लूं। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि नामकरण का दिन सिर्फ खुशी का नहीं, अपमान का भी दिन होने वाला था। नामकरण का दिन आखिरकार आ ही गया। सूरज अभी पूरी तरह उगा भी नहीं था कि पुणे के उस छोटे से फ्लैट में हलचल शुरू हो चुकी थी। राधा जी ने रात भर ठीक से नींद नहीं ली थी। मन में हजारों बातें घूम रही थीं। आराध्या का नाम क्या होगा, मेहमान कैसे आएंगे, सब कुछ ठीक ठाक होना चाहिए। 4 बजे ही उनकी आंख खुल गई। वे चुपचाप उठी, बाथरूम में जाकर मुंह हाथ धोया, फिर सीधे रसोई की ओर बढ़ीं। रसोई में अभी अंधेरा था, लेकिन वे जानती थीं कि आज का दिन विशेष है। उन्होंने गैस जलाई, सबसे पहले आटा गूंथना शुरू किया। पूरी का आटा, गेहूं का आटा, सूजी, नमक, थोड़ा तेल डालकर अच्छी तरह गूंथा। हाथों में आटे की चिकनाहट महसूस हो रही थी, लेकिन मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। नेहा ने पिछले हफ्ते से ही केटरिंग बुक कर रखी थी। बड़े बड़े ट्रे में समोसे, पकौड़े, वेज रोल्स, फ्रूट सलाद, स्वीट डिशेस, सब कुछ बाहर से आएगा। लेकिन घर की छोटी मोटी चीजें, चाय, कॉफी, नमकीन, घर का बना हलवा, ये सब राधा जी को ही बनाना था। वे सोच रही थीं, केटरिंग का खाना तो सब खा लेंगे, लेकिन घर की चाय नमकीन में वो घर की खुशबू होगी। उन्होंने एक बड़े बर्तन में पानी चढ़ाया, अदरक, इलायची, लौंग डालकर चाय बनाने की तैयारी की। फिर सब्जियां काटनी शुरू की, आलू, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च। चाकू चलाते चलाते उनकी कमर में खिंचाव महसूस हुआ। कल रात तक वे घंटों खड़ी रही थीं। घुटने पहले से ही दुख रहे थे, लेकिन आज रुकना नहीं था। आज आराध्या का नामकरण है, सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। वे बार बार मन ही मन दोहराती रहीं। कृष्णा अवतार जी सुबह सुबह 5 बजे उठे। वे बाहर निकले, नजदीकी मंदिर से फूलों की मालाएं और अगरबत्ती लाए। लौटते ही उन्होंने राधा जी को देखा, चेहरा थका हुआ, आंखों के नीचे काले घेरे, लेकिन हाथ रुक नहीं रहे थे। कृष्णा अवतार जी ने चिंता से कहा, राधा जी तुम थक गई हो, इतनी सुबह से काम कर रही हो, थोड़ा आराम कर लो, मैं मदद कर दूंगा। राधा जी ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, नहीं जी, आज मेरा दिन है, आराध्या मेरी पोती है, मैं सब संभाल लूंगी, आप बाहर के काम देख लीजिए, मेहमानों के लिए कुर्सियां, पानी की बोतलें। कृष्णा अवतार जी ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप बाहर चले गए। नेहा करीब 7 बजे कमरे से निकली, बाल संवारे हुए, नई लाल साड़ी पहने, माथे पर बिंदी, होठों पर हल्का लिपस्टिक। वो तैयार हो चुकी थी। उसने राधा जी को देखा और बोली, राधा जी आप तैयार हो गईं? मेरी सैंडल पहन ली है ना? याद रखिएगा, संभल कर चलना, ज्यादा तेज मत चलिएगा, मेहमान आएंगे सब देखेंगे। राधा जी ने सिर हिलाया। सैंडल उनके पैरों में अब भी अजीब लग रही थी। एड़ी ऊंची थी, पट्टियां तंग थीं, हर कदम पर संतुलन बनाना पड़ रहा था। वे सोच रही थीं, इतने सालों से चप्पलों में चलती आई हूं, खेतों में, गांव की पगडंडियों पर, आज ये सैंडल पहनकर भी मैं ठीक से चल नहीं पा रही। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराकर बोली, हाँ बहू पहन ली है। घर को सजाया जा रहा था। हॉल में फूलों की मालाएं लटक रही थीं, गुलाब, गेंदा, चमेली। नेहा ने पिछले हफ्ते ही डेकोरेटर बुलाकर लाइटें लगवाई थीं, छोटी छोटी बल्बों की माला जो रंग बिरंगी चमक रही थी। एक कोने में छोटा सा मंडप बनाया गया था, लाल कपड़े की चौकी, उस पर आराध्या के लिए नया बिस्तर, फूलों की माला, छोटा सा गणेश जी का फोटो। केटरिंग वाले आ गए थे। उनके साथ 2 लड़के थे जो ट्रे ट्रे में नाश्ता सजाने लगे। समोसे, पकौड़े, इडली वड़ा, फ्रूट सलाद,
चाय कॉफी के फ्लास्क। हवा में तेल और मसाले की खुशबू फैल गई थी। मेहमान आने शुरू हो गए। सबसे पहले पड़ोसी आए। पड़ोस की शर्मा आंटी, उनके बच्चे, फिर नीचे वाले फ्लैट वाले अंकल। सब आराध्या को देखकर बधाई दे रहे थे। वाह, कितनी प्यारी है, नाम क्या रखा है? नेहा मुस्कुराकर जवाब देती, अभी पंडित जी आएंगे तब फाइनल होगा। अजय के ऑफिस के कुछ साथी आए, सूट बूट में, हाथ में गिफ्ट। नेहा के दोस्त आए, लड़कियां, लड़के, सब फोटो खींच रहे थे। रिश्तेदार भी आने लगे, नेहा के मम्मी पापा, अजय की एक मौसी। घर हंसी ठहाकों और बातों से गूंज उठा। आराध्या छोटी छोटी किलकारियां ले रही थी। सबकी नजरें उस पर टिकी थीं। बच्ची की मुस्कान देखकर सबका मन खुश हो जाता। राधा जी सेवा में जुटी रहीं, एक हाथ में ट्रे, दूसरे में बच्ची को थपकी देती हुई। चाय लीजिए, कॉफी लीजिए, नाश्ता कैसा लगा? वे मुस्कुराकर पूछती रहीं। पसीना उनके माथे पर छलक रहा था। साड़ी पीठ से चिपक गई थी, पैर दुख रहे थे, सैंडल की एली हर कदम पर चुभ रही थी, लेकिन वे रुकी नहीं। आज सब खुश हैं, मेरी पोती का नाम होगा, यही काफी है, वे सोचती रहीं। कभी कभी वे आराध्या को गोद में उठा लेती, पीठ थपथपाती। बच्ची उनकी गोद में सुकून से सो जाती। नेहा दूर से देखती, फिर इशारा करती, राधा जी बच्ची को नीचे रख दीजिए, मेरे दोस्त फोटो लेना चाहते हैं। राधा जी बच्ची को सावधानी से लिटाती, फिर ट्रे उठाकर कॉफी परोसने लगती। भीड़ बढ़ गई, हॉल में जगह कम पड़ने लगी, कुर्सियां भर गईं, लोग खड़े होकर बातें कर रहे थे। बच्ची रोने लगी। राधा जी ने उसे गोद में उठाया, पीठ थपथपाई, लोरी सुनाई, सो जा मेरी राजकुमारी, सो जा। लेकिन नेहा ने फिर इशारा किया। राधा जी ने बच्ची को नीचे रख दिया, फिर ट्रे उठाकर कॉफी परोसने लगी। अचानक एक मेहमान ने कहा, भाभी जी कॉफी मिलेगी? राधा जी मुड़ी। फर्श पर किसी ने पानी गिरा दिया था, शायद कोई गिलास गिरा था या किसी ने छलका दिया था। राधा जी का ध्यान नहीं गया। वे तेजी से चलीं। सैंडल की एड़ी फिसली, पूरा संतुलन बिगड़ गया। एक जोरदार आवाज हुई, तड़ाक। सैंडल बीच से टूट गई, ट्रे हाथ से छूट गई। गरम कॉफी की बूंदें उनके हाथों, पैरों और साड़ी पर गिर गईं। जलन हुई, हाथों पर फफोले पड़ गए, पैर लाल हो गए, दर्द असहनीय था। राधा जी खुद को संभालने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन घुटने कांप रहे थे। वे फर्श पर बैठ गईं, सबकी नजरें उन पर टिक गईं। हॉल में सन्नाटा छा गया। नेहा दूर से अपनी सहेलियों के साथ खड़ी थी। वो दौड़ कर आई, लेकिन उसने राधा जी को सहारा देने की बजाय टूटी सैंडल को देखा। उसका चेहरा लाल हो गया, आग बबूला होकर चिल्लाई, राधा जी आखिर आप इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हैं? आपका ध्यान कहाँ रहता है? मेरी इतनी महंगी सैंडल माँ ने दी थी, पता है कितनी कीमत थी? आपने तोड़ दी, सबके सामने तमाशा कर दिया। राधा जी स्तब्ध रह गईं, दर्द से आंखें नम थीं। वे बोली, बहू मेरा कोई इरादा नहीं था, फर्श पर पानी था, मैं। लेकिन नेहा रुकी नहीं। अरे ऐसे बुद्धू बनकर क्या देख रही हैं? मैंने इतनी अच्छी सैंडल दी थी ताकि आप थोड़ी ढंग की दिखें, और आपने उसे भी तोड़ दिया। आपको तो पुरानी घिसी चप्पलें ही सूट करती हैं, महंगी चीजें संभालने की आदत नहीं है आपको। अजय भी पास आया। राधा जी को लगा शायद बेटा उनका साथ देगा, लेकिन अजय ने कठोर स्वर में कहा, माँ जी कितनी बार कहा है धीरे चलिए, देखिए सब मेहमान देख रहे हैं। नेहा की फेवरेट सैंडल पूरी तरह टूट गई। मेहमानों में से कुछ ने दबी हंसी छोड़ी, किसी ने फुसफुसाया, गांव से आई है ना, शहर की चीजें क्या समझेंगी। राधा जी के कान में ये बात गई, उनका दिल टूट गया। आंसू आंखों में भर आए, हाथ कांप रहे थे, जलन से फफोले फूट रहे थे, लेकिन सबसे ज्यादा जलन मन में थी। वे चुपचाप उठीं, ट्रे का सामान गिरा पड़ा था। मेहमानों की नजरें अपराधी की तरह उन पर टिकी थीं। राधा जी ने कुछ नहीं कहा, धीरे धीरे गरिमा से अपने कमरे की ओर बढ़ गईं। दरवाजा बंद किया, अंदर जाकर बैठ गईं। आंसू बहने लगे, हाथों पर कॉफी की जलन सहन हो रही थी, लेकिन दिल पर लगा घाव असहनीय था। मैंने क्या गलती की? सिर्फ सेवा करने आई थी। मेरी पोती का नामकरण है, मैंने तो बस खुशी खुशी सब किया। वे रोती रहीं। बाहर हंसी ठहाके जारी थे। नामकरण हुआ, पंडित जी ने आराध्या का नाम उच्चारण किया। आराध्या, अजय, नेहा, सब तालियां बजा रहे थे, फोटो खिंच रहे थे, लेकिन राधा जी के कमरे में सन्नाटा था। करीब आधे घंटे बाद नेहा ने दरवाजा खटखटाया। राधा जी बाहर आइए, मेहमान जा रहे हैं। राधा जी ने आंसू पोंछे, चेहरा धोया, हाथों पर मलहम लगाया, बाहर आईं। मेहमान जा चुके थे, घर शांत था। नेहा ने कहा, राधा जी वो सैंडल
कोई बात नहीं, नहीं खरीद लूंगी, लेकिन अगली बार ध्यान रखिएगा। राधा जी ने चुपचाप सिर हिलाया। अजय पास बैठा मोबाइल देख रहा था। कृष्णावतार जी अभी नहीं लौटे थे। राधा जी अकेली महसूस कर रही थीं। रात को जब सब सो गए, राधा जी बिस्तर पर बैठीं, टूटी सैंडल को हाथ में लिया। उसे देखकर आंसू फिर बह निकले। ये सैंडल नहीं, मेरी इज्जत टूटी है, सबके सामने। मेरे बेटे ने भी कुछ नहीं कहा। वे सोचती रहीं, कितने सालों से मैंने त्याग किया, अजय के लिए स्कूल की फीस जुटाई, खेतों में काम किया, रात रात भर जागकर उसकी देखभाल की। आज उसी बेटे के घर में मेरी कोई कीमत नहीं। अगले दिन सुबह राधा जी ने टूटी सैंडल उठाई और नेहा के पास गईं। बहू, मैं इसे जुड़वा दूंगी। नेहा ने होठ टेढ़े किए। राधा जी, कोई जरूरत नहीं, मैं टूटी चीज नहीं पहनती। सिलाई दिखेगी तो इज्जत क्या रहेगी। मैं नई खरीद लूंगी। वैसे भी आपको पुरानी चीजें ही सूट करती हैं। ये शब्द राधा जी के कलेजे में चाकू की तरह उतर गए। वे चुपचाप लौट आईं, कमरे में बैठकर रोने लगीं। अब घर पराया लगने लगा, हर कोना अनजाना। वे सोच रही थीं, काश कृष्णावतार जी होते। उसी शाम फोन बजा, कृष्णावतार जी का। राधा जी, नामकरण कैसा रहा? राधा जी की आवाज टूट गई। उन्होंने सब बता दिया। सैंडल टूटना, नेहा का चिल्लाना, अजय की चुप्पी, मेहमानों की हंसी। कृष्णावतार जी चुप रहे, फिर बोले, राधा जी, बस थोड़े दिन और, मैं आ रहा हूँ, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन राधा जी को लग रहा था कि अब कुछ भी ठीक नहीं होगा। अपमान का घाव बहुत गहरा था। उनके मन में अब एक ही बात थी, गांव लौट जाना, जहां उनकी पुरानी चप्पलें सम्मान से रखी हैं, जहां कोई उनकी मेहनत को छोटा नहीं करता, जहां वे राधा ताई हैं, न कि सिर्फ सास जी या मददगार। लेकिन आराध्या की मुस्कान याद आती तो आंखें नम हो जाती। माँ का प्रेम टूटता नहीं, बस कभी कभी चुपचाप दर्द सहता रहता है। नामकरण की रस्म के ठीक बाद का दिन था। पुणे की उस व्यस्त कॉलोनी में जहां अपार्टमेंट की इमारतें एक दूसरे से सटी हुई थीं और सुबह की हवा में अभी भी नामकरण की पार्टी की खुशबू बसी हुई लगती थी, घर के अंदर एक अनकही खामोशी फैल गई थी। बाहर से देखने पर सब कुछ वैसा ही लग रहा था। आराध्या की मासूम किलकारियां जो कभी कभी हॉल में गूंजकर घर को जीवंत बनाती, नेहा की हंसी जो अब थोड़ी बनावटी लगने लगी थी, और अजय का रोजाना ऑफिस जाना आना जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन राधा जी के लिए ये घर अब एक अजनबी जगह बन चुका था। हर कोना जो पहले उनके लिए अपनापन का प्रतीक था, अब पराया सा लगता। वे सुबह उठती, बिस्तर से उठकर सबसे पहले खिड़की खोलती, बाहर की ठंडी हवा को महसूस करती, लेकिन मन में एक बोझ रहता। चुपचाप रसोई में जाती, गैस चालू करती, चाय का पानी चढ़ाती और फिर सब्जियां काटने लगती। उनके हाथों की हर हरकत मशीनी हो गई थी, कोई उत्साह नहीं, कोई गुनगुनाहट नहीं। बच्ची आराध्या को नहलाती, उसके छोटे छोटे हाथ पैर धोती, उसे कपड़े पहनाती और नेहा को दवा देती, लेकिन अब उनकी मुस्कान फीकी पड़ चुकी थी। वो मुस्कान जो पहले घर की रोशनी थी, अब सिर्फ एक मुखौटा बनकर रह गई थी। आंखों में एक गहरी उदासी छिपी हुई थी, जो छिपाने की कितनी भी कोशिश करें दिख ही जाती थी। नेहा ने कई बार नोटिस किया और पूछा, राधा जी, आप उदास क्यों रहती हैं? सब ठीक तो है ना? राधा जी बस सिर झुकाकर मुस्कुराती और कहती, कुछ नहीं बहू, बस थकान है, उम्र हो गई है ना। लेकिन अंदर से वे टूट रही थीं। नामकरण की शाम की हर घटना उनके मन में बार बार घूमती। नेहा की टूटी सैंडल, मेहमानों की हंसी, अजय के कटु शब्द। वे सोचती, क्या उनकी पूरी जिंदगी बस सेवा और त्याग तक ही सीमित थी? क्या सम्मान नाम की कोई चीज उनके लिए नहीं थी? उस दिन की शुरुआत से ही राधा जी का मन भारी था। सुबह उठकर वे रसोई में गईं, जहां कल की पार्टी के कुछ बर्तन अभी भी बिखरे पड़े थे। वे उन्हें धोती रहीं, पानी की धार में अपनी आंखों से बहते आंसू को मिलाती। आराध्या की किलकारी सुनकर वे उसके पास गईं, उसे गोद में उठाया और चूम लिया। बच्ची की मासूमियत उनके दर्द को थोड़ा कम करती, लेकिन फिर याद आता नामकरण का वो पल जब नेहा ने उन्हें सबके सामने गांव वाली कहा। वे सोचती, क्या गांव से आना कोई अपराध था? उन्होंने तो अपना सब कुछ इस परिवार को दिया था। नेहा को दवा देते समय वे देखती कि बहू अब ठीक हो रही है, लेकिन उसकी आंखों में अब भी एक अकड़ थी जो उन्हें चुभती। दिन भर के कामों में वे इतनी मग्न रहती कि खुद के लिए एक पल भी नहीं बचता। शाम को अजय के लौटने पर वे रोटियां सेकती, सबको परोसती और खुद आखिर में खाती। रात को बिस्तर पर लेटकर वे कृष्णावतार जी को याद करती, उनकी कमी महसूस करती। फोन पर बात होती, लेकिन वे अपना दर्द छिपाती रहीं। सब ठीक है जी, वे कहती, लेकिन मन में तूफान मचा होता।
कृष्णावतार जी सतारा के पास के उस छोटे गांव में थे जहां हरी भरी खेतियां फैली हुई थीं और हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू बसी रहती थी। वो गांव उनके लिए सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि उनकी जिंदगी का आधार था। खेती का रजिस्ट्रेशन कराना, जिसमें सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते, बैंक की एफडी मैच्योर होने के कागजात संभालना, जहां हर दस्तावेज को बार बार चेक करना होता, और सरपंच से बातचीत करना जो घंटों चलती, सब कुछ उनके कंधों पर था। सुबह उठकर वे खेतों की ओर जाते, मजदूरों से बात करते, फसल की हालत देखते और सोचते कि ये सब उनके बेटे अजय के भविष्य के लिए है। बड़े घर का सपना, नेहा की खुशी, सब कुछ उनके मन में था। शाम को वे थक कर घर लौटते, पुराने आंगन में बैठते और राधा जी को फोन लगाते। राधा जी, सब ठीक है ना? आराध्या कैसी है? नेहा की तबीयत कैसी है? उनकी आवाज़ में हमेशा एक पिता और पत्नी की चिंता झलकती। राधा जी जवाब देती, लेकिन उनकी आवाज़ में एक हिचकिचाहट होती जो कृष्णावतार जी महसूस करते लेकिन पूछते नहीं। लेकिन नामकरण की घटना ने सब बदल दिया। एक शाम जब गांव में हल्की फुहार पड़ रही थी और कृष्णावतार जी सरपंच के घर से लौटे थे, फोन आया। राधा जी की कांपती आवाज़ सुनकर उनका दिल बैठ गया। कृष्णावतार जी, राधा जी की आवाज़ इतनी कमज़ोर थी कि लगता जैसे वे टूट चुकी हों। नामकरण के दिन मेरी गलती से नेहा की सैंडल टूट गई। सबके सामने नेहा ने बहुत कुछ कहा, अजय ने भी। सब मेहमान देख रहे थे। मुझे गांव वाली कहा, पुरानी चप्पल वाली। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मन वे रो पड़ी। उनकी सिसकियां फोन की लाइन पर साफ सुनाई दे रही थीं, जैसे कोई बांध टूट गया हो। कृष्णावतार जी चुप रहे। उनकी मुट्ठियां भिंच गईं, उनकी सांसें तेज हो गईं, मन में गुस्से की लहर दौड़ गई। उन्होंने जीवन भर राधा जी का सम्मान रखा था, गांव में, शहर में, हर जगह। कभी किसी को उनकी इज्जत पर उंगली उठाने नहीं दिया। आज पता चला कि उनके अपने बेटे और बहू ने मेहमानों के सामने उनकी पत्नी का अपमान किया। उनका खून खौल उठा। वे सोचते रहे, अजय जिसे उन्होंने इतना प्यार दिया, इतनी पढ़ाई कराई, वो ऐसा कैसे कर सकता है? नेहा जो परिवार का हिस्सा थी, वो कैसे ऐसे शब्द बोल सकती है? लेकिन वे शांत रहे, गुस्से को दबाया। राधा जी, रो मत, बस थोड़े दिन और, मैं 4-5 दिन में वापस आ रहा हूँ, सब ठीक हो जाएगा। उनकी आवाज़ में एक वादा था, एक फैसले की झलक। फोन रखने के बाद कृष्णावतार जी देर तक आंगन में बैठे रहे। बारिश की बूंदें उनके चेहरे पर गिर रही थीं, लेकिन वे हिले नहीं। वे सोचते रहे, गांव का पुराना घर जहां उन्होंने और राधा जी ने अपनी शादी के बाद पहली रात गुजारी थी, खेती की जमीन जो उनके पसीने से सींची गई थी, एफडी के पैसे जो सालों की बचत थे, सब कुछ अजय और नेहा के बड़े घर के सपने के लिए था। लेकिन अब उन्हें लगा कि पहले अपनी पत्नी का सम्मान बचाना जरूरी है। राधा जी का अपमान उनके लिए असहनीय था। रात भर वे जागते रहे, पुरानी यादें घूमती रहीं। सुबह उठकर उन्होंने फैसला किया, अब बदलाव का समय है। अगले दिन वे बैंक गए, कागजात बदले, नाम ट्रांसफर कराए, सरपंच से बात की, जमीन के दस्तावेज संभाले। जो पैसा अजय को देने का सोचा था, उसका इस्तेमाल उन्होंने राधा जी के नाम पर कुछ नया करने का तय किया। बैंक के काउंटर पर बैठकर वे सोचते, क्या ये सही है? लेकिन राधा जी की रोती हुई आवाज़ याद आती और उनका हृदय मजबूत हो जाता। सरपंच ने कहा, कृष्ण जी, अचानक क्या हुआ? अजय को तो पैसा देने वाले थे ना? उन्होंने जवाब दिया, सरपंच जी, जीवन में कभी कभी सम्मान पैसों से ऊपर होता है। वे जानते थे कि ये फैसला परिवार में तूफान ला सकता है, लेकिन वे तैयार थे। 4 दिन बाद शाम को कृष्णावतार जी पुणे पहुंचे। बस का सफर लंबा था, लेकिन उनके मन में एक उद्देश्य था। उनके कंधे पर पुराना झोला लदा था, जिसमें कागजात, कुछ कपड़े और जरूरी सामान था। हाथ में एक बड़ी शॉपिंग बैग थी, जिस पर एक प्रसिद्ध ब्रांड का लोगो चमक रहा था। टैक्सी में बैठकर वे अपार्टमेंट की ओर चले, बाहर की सड़कों को देखते हुए। शाम की रोशनी में शहर चमक रहा था, लेकिन उनके मन में सिर्फ राधा जी थीं। टैक्सी से उतरकर वे घर पहुंचे। दरवाजा खुला था, जैसे हमेशा। अजय ऑफिस गया हुआ था। उसकी कार पार्किंग में नहीं थी। आराध्या सो रही थी। उसके कमरे से हल्की खर्राटे की आवाज आ रही थी। नेहा अपने कमरे में लेटी थी, शायद टीवी देख रही थी। कृष्णावतार जी ने शॉपिंग बैग मेज पर रखा, अपनी चप्पलें उतारी और सीधे राधा जी के कमरे की ओर गए। उनके कदमों में एक दृढ़ता थी, जैसे वे युद्ध के लिए तैयार हों। दरवाजा खटखटाया। राधा जी, मैं हूं। आवाज सुनते ही राधा जी ने दरवाजा खोला। उन्हें देखते ही उनकी आंखें भर आईं, जैसे कोई दबा हुआ दर्द उबल पड़ा हो। वे उनके गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। कृष्णावतार जी ने उन्हें मजबूती से थामा।
उनके कंधे पर हाथ रखा और सांत्वना दी। शांत हो राधा जी, अब सब ठीक हो जाएगा, रो मत। दोनों देर तक चुपचाप बैठे रहे। कमरे में हल्की रोशनी थी, खिड़की से ठंडी हवा आ रही थी, पर्दे हल्के से हिल रहे थे। राधा जी ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। नामकरण की तैयारी, सैंडल टूटना, नेहा के शब्द, अजय की चुप्पी, मेहमानों की नजरें। कृष्ण अवतार जी सुनते रहे, उनका चेहरा कठोर होता गया। वे सोचते कैसे उनके बेटे ने मां का अपमान सहा, लेकिन अब समय बदला लेने का नहीं, सुधारने का था। थोड़ी देर बाद नेहा बाहर आई। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें सूजी हुई जैसे वो गहरी नींद से उठी हो। हॉल में आकर उसकी नजर मेज पर रखी शॉपिंग बैग पर गई। उसकी आंखें चमक उठी। अरे ये क्या है, कोई गिफ्ट? उसने उत्साह से बैग खोला। अंदर एक बेहद खूबसूरत प्रीमियम क्वालिटी की लेदर सैंडल थी, चमक चमाती, डिजाइनर ब्रांड की, नेहा की पसंद की रंग और स्टाइल में। नेहा की आंखें बड़ी हो गईं। उसे लगा अजय ने सरप्राइज दिया है। वो खुशी से चीखी, सैंडल निकाली और जल्दी से पैरों में पहन ली। आईने के सामने गई, गोल गोल घूमी, खुद को निहारती रही। वाह कितनी सुंदर है, कम से कम 4-5 हजार की तो होगी। इतनी सॉफ्ट, इतनी स्टाइलिश, अजय ने जरूर ली होगी। वो मन ही मन खुश होती रही, सोचती कि अजय कितना केयरिंग है। वो हॉल में घूमती रही, सैंडल की आवाज फर्श पर गूंज रही थी। उसने मन ही मन सोचा, अजय ने कब ली? ऑफिस से आते समय मुझे बताया भी नहीं, सरप्राइज रखा। उतने में दरवाजे की कुंडी बजी। अजय आ गया। उसके हाथ में ऑफिस बैग था। नेहा ने जोर से आवाज दी, अजय जरा इधर आओ, देखो ना मैं कैसे लग रही हूँ, ये सैंडल कितनी परफेक्ट है। वो हंसते हुए हॉल में आई, सैंडल दिखाती हुई। अजय ने देखा और ठिठक गया। उसका चेहरा आश्चर्य से भर गया। नेहा, ये सैंडल बहुत महंगी लग रही है, तुमने कब ली, कहाँ से? उसकी आवाज में जिज्ञासा थी। नेहा हंसी, अरे मजाक मत करो, तुमने ही तो सरप्राइज दिया है ना, मेज पर रखी थी। अजय ने सिर हिलाया, नहीं नेहा, मैंने नहीं ली, मैं तो अभी ऑफिस से आया हूँ, आज तो मीटिंग में फंसा रहा। नेहा का चेहरा बदल गया, खुशी की जगह भ्रम आ गया। तो फिर कौन लाया, कोई डिलीवरी? वो सैंडल को देखती रही, बैग की ओर देखा। उसी पल राधा जी और कृष्ण अवतार जी कमरे से बाहर आए। अजय और नेहा दोनों स्तब्ध रह गए, जैसे कोई भूत देख लिया हो। कृष्ण अवतार जी शांत लेकिन दृढ़ स्वर में बोले, बहू, ये सैंडल अजय ने नहीं लाई, मैं लाया हूँ। लेकिन ये तुम्हारे लिए नहीं, मेरी राधा जी के लिए लाई है। मेरी पत्नी के पास एक भी अच्छी चप्पल नहीं बची। मुझे लगा कि उसे किसी की पुरानी चीज पहनना शोभा नहीं देता। उनके शब्दों में एक गहरा अर्थ था जो नेहा को सीधे लग गया। नेहा का चेहरा लाल हो गया, वो शर्म से सिकुड़ गई। वो जल्दी से सैंडल उतारकर बैग में ठूसने लगी। उसके हाथ कांप रहे थे। पिताजी, आप कब आए, हमें बताया क्यों नहीं? अजय ने पूछा। उसकी आवाज में घबराहट थी। कृष्णावतार जी बोले, थोड़ी देर पहले, बताने की जरूरत नहीं समझी। फिर नेहा की ओर मुड़कर कहा, ये सैंडल अब तुम्हारे पास ही रहने दो, शायद तुम्हें इसकी जरूरत है। मेरी राधा जी दूसरों की पहनी हुई चीज नहीं पहनती, उसके पास हजारों सैंडलों की दुकान है। शब्दों में व्यंग्य था जो नेहा के दिल में चाकू की तरह चुभा। नेहा का शरीर कांपने लगा। वो कुछ बोल नहीं पाई, बस सिर झुकाकर खड़ी रही। अजय भी चुप था। उसके मन में अफसोस और गुस्सा दोनों उबल रहे थे। कृष्णावतार जी कुर्सी पर बैठे। उनके चेहरे पर एक थकान थी, लेकिन आंखों में चमक। एक गहरी सांस ली और बोले, अब सुनो, मैं एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ। उन्होंने झोले से कागजात निकाले, डीड, बैंक स्टेटमेंट, शोरूम के फोटो। ये देखो अजय, जो पैसा तुम्हारे बड़े घर के लिए सोचा था, एफडी, खेती बिक्री का पैसा, उससे मैंने पुणे के मुख्य बाजार में राधा जी के नाम पर एक बड़ा सैंडल शोरूम खरीद लिया है। अब राधा जी खुद की मालकिन है। वो अपनी पसंद की सबसे अच्छी सैंडल पहनेंगी और बेचेंगी भी। अब किसी की नज़र में छोटी नहीं रहेंगी। कागजातों में शोरूम की डिटेल्स थीं, बड़ी दुकान, अच्छी लोकेशन, स्टॉक की लिस्ट। अजय और नेहा के पैरों तले जमीन खिसक गई। अजय थरथराते हुए बोला, पिताजी, ये पैसा आपने हमें देने का वादा किया था, बड़े घर का सपना, हमारा प्लान। उसकी आवाज़ टूट रही थी। कृष्णावतार जी की आंखें बुलंद हुईं। वे उठे और बोले, हाँ अजय, लेकिन मैंने पहले राधा जी से वादा किया था कि उनका सम्मान कभी नहीं टूटने दूंगा। तुमने मेहमानों के सामने उनका अपमान किया। एक सैंडल टूटी तो तुम्हें दिखा, लेकिन राधा जी के हाथ पैर जले, मन टूटा, वो नहीं दिखा। गांव वाली, घिसी चप्पल वाली, ये शब्द तुमने मेरी पत्नी के लिए इस्तेमाल किए। क्या तुम्हें शर्म नहीं आई? उनके शब्द कड़क थे, हर एक शब्द पर जोर। नेहा की आंखें नीचे थीं, वो रोने लगी।
अजय गुस्से और शर्म से कांप रहा था, लेकिन जवाब नहीं दे पाया। कृष्णावतार जी आगे बोले, राधा जी ने पूरी जिंदगी त्याग किया, तुम्हारी पढ़ाई के लिए रात दिन काम किया, तुम्हारी शादी के लिए अपनी ज्वेलरी बेची, सबके लिए। आज उसी बेटे ने उन्हें अपमानित किया। अब जो मेरी मेहनत की कमाई है उसका फैसला मैं करूंगा। शोरूम राधा जी का है, उनका सम्मान है। उनकी आवाज में अंतिम फैसला था। फिर वे राधा जी का हाथ पकड़कर बोले, चलो राधा जी, अपना सामान भरो, हमें यहाँ किसी के एहसान की जरूरत नहीं, हम अपनी छत के नीचे सम्मान से रहेंगे। राधा जी ने बैग पैक किया, कुछ जरूरी सामान लिया और बाहर निकले। दोनों ने घर छोड़ा, बिना पीछे मुड़े। अजय और नेहा चुपचाप खड़े रह गए। उनके सपने टूट चुके थे। घर में सन्नाटा छा गया, सिर्फ आराध्या की सांसें सुनाई दे रही थीं। कृष्णावतार जी और राधा जी बस स्टैंड की ओर बढ़े। शाम गहरा रही थी, सड़कें व्यस्त थीं। राधा जी की आंखें नम थीं, लेकिन चेहरे पर आत्मसम्मान की चमक थी। कृष्णावतार जी ने उनका हाथ पकड़ा। राधा जी, अब नई शुरुआत है, तुम्हारी दुकान, तुम्हारा जीवन, सब सम्मान के साथ। वे बस में बैठे, बस चली, पीछे शहर छूटता गया, आगे एक नया सफर था। जब राधा जी और कृष्णावतार जी बस स्टैंड पर खड़े थे, जीवन का एक ऐसा मोड़ बन चुका था जहां पीछे मुड़कर देखना उतना ही दर्दनाक था जितना आगे बढ़ना जरूरी। पुणे की शाम गहरा रही थी। सड़क पर ट्रैफिक की आवाजें लगातार गूंज रही थीं। कारों के हॉर्न, दोपहिया वाहनों की तेज आवाज, दूर से आती ट्रेन की सीटी और बीच बीच में पैदल चलते लोगों की बातचीत। लेकिन राधा जी और कृष्णावतार जी के लिए ये सब धुंधला सा लग रहा था। वे दोनों बस स्टैंड के एक कोने में खड़े थे, जहां रोशनी की एक धुंधली लाइन उनके चेहरों पर पड़ रही थी। राधा जी की आंखें नम थीं, लेकिन उनमें अब वो पुरानी उदासी नहीं थी। उसकी जगह एक अजीब सी शांति थी, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। कृष्णावतार जी ने उनका हाथ मजबूती से पकड़ा। उनकी हथेली गर्म थी, जैसे सालों की मेहनत और प्यार उसमें समा गया हो। राधा जी, अब हमारा अपना घर है, अपना शोरूम है, कोई एहसान नहीं, कोई अपमान नहीं, बस सम्मान है। उनकी आवाज में एक दृढ़ता थी जो राधा जी को सहारा दे रही थी। राधा जी ने धीरे से सिर हिलाया। उनकी साड़ी का पल्लू हल्की हवा में लहरा रहा था। जी, आपने जो किया वो सही किया। मैं अब कभी किसी की पुरानी चीज नहीं पहनूंगी, ना चप्पल, ना सैंडल, ना कोई और चीज। उनकी आवाज में अब वो कमजोरी नहीं थी जो नामकरण के दिन के बाद से छाई हुई थी। अब उसमें एक नई ताकत थी, स्वाभिमान की ताकत। दूर से बस की हेडलाइट्स दिखाई दी। इंजन की भारी आवाज आने लगी। बस स्टैंड पर लोग इधर उधर भाग रहे थे, कुछ सामान समेट रहे थे, कुछ टिकट चेक कर रहे थे। राधा जी और कृष्णावतार जी ने अपना छोटा सा सामान उठाया। 2 झोले, एक छोटा सा सूटकेस जिसमें राधा जी के कुछ कपड़े और ज़रूरी कागजात थे। बस रुकी। कंडक्टर ने दरवाज़ा खोला। दोनों चढ़ गए। खिड़की के पास वाली सीटें खाली थीं। वे बैठ गए। राधा जी ने खिड़की से बाहर देखा। पुणे की चमकती इमारतें, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, नियॉन लाइट होटलों की रोशनी, ट्रैफिक की लाल पीली लाइट्स, सब धीरे धीरे पीछे खिसकने लगे। बस चल पड़ी। राधा जी की नज़रें बाहर टिकी रहीं। वे सोच रही थीं, कितने दिन पहले वे इसी रास्ते से पुणे आई थीं, मन में पोती आराध्या की खुशी लेकर, बहू नेहा की सेवा करने की इच्छा लेकर, बेटे अजय के बड़े घर के सपने को पूरा करने की आशा लेकर। तब लगा था कि जीवन की शाम परिवार के साथ कटेगी, बच्चे बच्चियों की किलकारियां सुनते हुए, पोते पोतियों को गोद में लेकर, शाम को सब साथ बैठकर चाय पीते हुए। लेकिन अब पता चला था कि अपनों के बीच भी सम्मान की कीमत चुकानी पड़ती है। एक टूटी सैंडल, कुछ कटु शब्द, मेहमानों की नज़रें और सब कुछ बदल गया। वे सोचती रहीं, क्या उनकी गलती थी? क्या वे सचमुच गांव वाली थीं? क्या उनकी पुरानी चप्पलें उनका अपराध थीं? लेकिन फिर कृष्णावतार जी का हाथ याद आया, जो अभी भी उनका हाथ थामे हुए था। नहीं, गलती उनकी नहीं थी, गलती उन लोगों की थी जिन्होंने त्याग को कमजोरी समझ लिया। बस राजमार्ग पर दौड़ रही थी। बाहर अंधेरा गहरा रहा था। बीच बीच में छोटे छोटे गांवों की लाइट्स दिखाई देती। राधा जी ने धीरे से कहा, जी, क्या अजय और नेहा समझ पाएंगे? कृष्णावतार जी ने एक गहरी सांस ली। समझना चाहिए, लेकिन समझ आएगी या नहीं ये समय बताएगा। हमने अपना कर्तव्य किया, अब हम अपनी जिंदगी जिएंगे। फिर उन्होंने पुरानी यादें ताज़ा की।
याद है जब अजय छोटा था तुम रात रात भर जागकर उसकी तबीयत संभालती थीं, बुखार में उसका माथा पूंछती, दवा पिलाती। मैं नौकरी से थका आता था, तुम्हारे कंधे पर सिर रखकर सो जाता था। तुमने कभी शिकायत नहीं की। आज उसी बेटी ने। उनकी आवाज रुक गई, गला भर आया। राधा जी ने उनका हाथ और मजबूती से दबाया। जीत छोड़िए, जो बीत गया सो बीत गया। अब आराध्या बड़ी होगी, शायद एक दिन समझ जाएगी कि दादी दादा ने उसके लिए क्या क्या किया। दोनों चुप हो गए। बस की हल्के झटकों में उनकी यादें हिलोरे ले रही थीं। रास्ते में राधा जी ने शोरूम के बारे में पूछा। कृष्णावतार जी ने विस्तार से बताया। पुणे के मुख्य बाजार में है, फुटपाथ पर नहीं बल्कि अच्छी मार्केट में। दुकान बड़ी है, करीब 400 वर्ग फुट। सामने ग्लास की शटर, अंदर अच्छी लाइटिंग। मैंने पहले से ही कुछ स्टॉक का इंतजाम कर लिया है। लोकल सप्लायर से बात हो गई है। नाम भी रखा है, राधा सैंडल हाउस। बोर्ड पर तुम्हारा नाम चमकेगा। राधा जी की आंखें चमक उठीं। मैं खुद दुकान संभालूंगी, सुबह खोलूंगी, ग्राहकों से बात करूंगी, नई नई डिजाइन लाऊंगी। बच्चों की फैंसी चप्पलें, महिलाओं के लिए ट्रेंडी सैंडल, बुजुर्गों के लिए आरामदायक वाली। कृष्णावतार जी हंसे, उनकी हंसी में गर्व था। हाँ, अब तुम मालकिन हो, कोई तुम्हें पुरानी चप्पल वाली नहीं कहेगा। अब लोग तुम्हें राधा जी कहेंगे, सम्मान से। रात गहरा गई, बस सतारा की ओर बढ़ रही थी। बाहर तारे चमक रहे थे, आकाश साफ था। राधा जी ने खिड़की से बाहर देखा। मन में एक नई उम्मीद जाग रही थी। जी, अब हमारा जीवन नया होगा, कोई बोझ नहीं, कोई अपमान नहीं। कृष्णावतार जी ने कहा, हाँ राधा जी, हमने जो कमाया वो हमारा है। अब हम उसे अपनी खुशी के लिए इस्तेमाल करेंगे। न कोई बड़ा घर चाहिए, न स्विमिंग पूल, बस अपना छोटा सा घर, अपना काम और एक दूसरे का साथ। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में वही पुराना प्यार था जो सारों से कम नहीं हुआ था। दूसरी तरफ पुणे के फ्लैट में अजय और नेहा चुपचाप बैठे थे। आराध्या सो रही थी। घर में सन्नाटा था, ऐसा सन्नाटा जो पहले कभी नहीं था। नेहा की आंखें लाल थीं, वो बार बार रुमाल से आंसू पोंछ रही थी। अजय मोबाइल में कुछ देख रहा था, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। नेहा ने धीरे से कहा, अजय, क्या हमने बहुत बड़ी गलती की? अजय ने जवाब नहीं दिया। उसका मन पछतावे से भरा था। माँ ने मेरे लिए सब कुछ किया, पढ़ाई के लिए रात दिन मेहनत की, मेरी शादी के लिए अपनी जमा पूंजी खर्च की, और मैंने सबके सामने उनकी इज्जत। उसकी आवाज़ टूट गई। नेहा रोने लगी। मैंने भी, सिर्फ एक सैंडल के लिए, उनकी इज्जत। दोनों चुप हो गए। सपने का राजमहल, बड़ा घर, 8 कमरे, स्विमिंग पूल, गार्डन, सब हवा में उड़ गए। जो पैसा मिलने वाला था वो अब राधा जी के नाम पर था। अजय ने फ़ोन उठाया, माँ का नंबर डायल किया, लेकिन कॉल नहीं लगा। फिर पिताजी का, व्यर्थ, वे जा चुके थे। फ़ोन बंद था। अगले दिन सुबह राधा जी और कृष्णावतार जी गांव पहुंचे। बस स्टैंड से उतरकर वे पैदल ही पुराने घर की ओर बढ़े। रास्ते में वही पुरानी गलियां थीं, कच्ची सड़क, दोनों तरफ आम और नीम के पेड़, दूर से गायों की घंटियों की आवाज़। घर वैसा ही था, छोटा, सादा, मिट्टी और ईंटों से बना। आंगन में वही पुराना आम का पेड़ खड़ा था, जिसके नीचे वे दोनों सालों पहले बैठकर बातें करते थे। राधा जी ने दरवाज़ा खोला। ताला जंग खा गया था, लेकिन खुल गया। घर में धूल जमी थी, अलमारियों पर जाले बने थे, लेकिन उन्हें अच्छा लगा। यहाँ कोई शिकायत नहीं करेगा, कोई अपमान नहीं होगा, ये हमारा घर है। उन्होंने झाड़ू उठाई। कृष्णावतार जी ने रोका, राधा जी, आज आराम करो, कल से नई शुरुआत। उन्होंने दोनों ने मिलकर घर साफ किया। पुरानी यादें ताज़ा हो रही थीं। यहाँ अजय का जन्म हुआ था, यहाँ पहली बार राधा जी ने नई साड़ी पहनी थी, लेकिन अब उन यादों में दर्द भी था। कुछ दिन बाद वे पुणे वापस गए, लेकिन सिर्फ शोरूम देखने। दुकान खुल चुकी थी। नाम का बोर्ड बाहर चमक रहा था, राधा सैंडल हाउस। लाल और सफ़ेद रंग में लिखा नाम, नीचे छोटे अक्षरों में सिंस 2026। अंदर सैकड़ों डिज़ाइन की सैंडलें, चप्पलें, जूते, रंग बिरंगे, चमड़े के, रबर के, फैंसी, सादे। स्टाफ था, 2 लड़कियां और 1 लड़का। ग्राहक आ रहे थे। राधा जी ने पहली बार काउंटर पर खड़े होकर ग्राहक से बात की। ये वाली कैसी है? आरामदायक है, ट्राई करके देखिए। ग्राहक एक महिला थी। उसने सैंडल पहनी, आईने में देखा। बहन जी, आपकी दुकान बहुत अच्छी है,
कीमत भी उचित। राधा जी की आंखें नम हो गईं। पहली बार किसी ने उन्हें बहन जी कहा, सम्मान से, प्यार से। कोई गांव वाली नहीं कहा, कोई पुरानी चप्पल वाली नहीं कहा। शाम को वे गांव लौटे। राधा जी ने नई सैंडल पहनी, अपनी दुकान की, चमड़े की, मुलायम, आरामदायक। कृष्णावतार जी ने देखा और कहा, राधा जी अब तुम रानी लग रही हो। राधा जी हंसी। उनकी हंसी में अब वो पुरानी उदासी नहीं थी। जी, अब मेरे पैरों में मेरी अपनी सैंडल है, कोई पुरानी नहीं, कोई किराए की नहीं, अपनी मेहनत की। समय बीतता गया। राधा जी दुकान संभालने लगी। सुबह 7 बजे निकलती, शाम 7 बजे लौटती। ग्राहकों से बातें करती, उनकी पसंद समझती, नई डिजाइन मंगवाती। बिक्री बढ़ती गई। महीने में अच्छा मुनाफा होने लगा। घर में खुशियां लौट आईं। आंगन में छोटा सा गार्डन बनाया। शाम को चाय पीते, पुरानी बातें करते। कभी कभी आराध्या की तस्वीरें फोन पर आती। राधा जी देखती और मुस्कुराती। भगवान उसे खुश रखें। लेकिन अब वे कभी वापस नहीं गईं। एक दिन अजय का फोन आया। माँ जी, पिताजी, मैं। उसकी आवाज कांप रही थी। हम बहुत गलत थे, माफ कर दो, हम समझ गए। राधा जी ने शांत स्वर में कहा, बेटा, जो बीत गया सो बीत गया, लेकिन सम्मान टूटने के बाद जोड़ना मुश्किल होता है। तुम अपनी जिंदगी जियो, हम अपनी जी रहे हैं। फोन रख दिया। कृष्णावतार जी ने कहा, राधा जी, तुमने सही किया। अब हमें किसी की जरूरत नहीं, हमारा सम्मान हमारा है। राधा जी ने खिड़की से बाहर देखा। सूरज ढल रहा था। नई सुबह की उम्मीद थी। जीवन अब उनका था, सम्मान के साथ, स्वाभिमान के साथ। कोई बोझ नहीं, कोई अपमान नहीं, बस शांति थी। और इस तरह कहानी खत्म हुई। एक सैंडल टूटने से शुरू हुआ तूफान, एक सैंडल खरीदने से खत्म हुआ। लेकिन असली सबक था, माता पिता का त्याग सबसे बड़ा धन है। उसे अपमानित करना आसान है, लेकिन खोने के बाद वापस पाना नामुमकिन। राधा जी और कृष्णावतार जी अब अपने शोरूम में खुश थे। ग्राहक आते, बातें करते। राधा जी मुस्कुराती, ये सैंडल पहनिए, आरामदायक है, और सबसे जरूरी, ये आपकी अपनी है। और हर बार वे मन ही मन सोचती, सम्मान सबसे महंगी चीज है, इसे कभी सस्ते में मत बेचना। साथियों, आप लोग ये कहानी कहाँ से देख रहे हैं? अपनी जगह का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद। ओम भगवते वासुदेवाय नमः।